हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्विज एंड दैट विल बी रिलेटेड टू जनरल साइंस। एचपीएससी साइंटिस्ट बी का जो सिलेबस है, सबसे फर्स्ट टॉपिक उसमें जनरल साइंस ही है। तो जनरल साइंस को हम तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, देन केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी। इससे हमें दो चीज़ें क्लियर होंगी कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे, एंड कॉन्सेप्ट भी हमें क्लियर हो जाएगा। हम एक तरीके से क्विज के साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो मैं कोशिश करूंगी कि सारी चीज़ें जो है वाइंड अप करूं और मैं थोड़ा स्पीड अप करूंगी चीज़ों को। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें दोनों चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, बट इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिक करंट इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा है, क्या होती है वो दो फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। एक होती है स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड वी हैव वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब कोई भी क्वांटिटी या न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ होती है तो उसका मतलब वो स्केलर क्वांटिटी है, जैसे कि मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, डिस्टेंस, एनर्जी, पावर हो सकती है। ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। उसका उल्टा है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है? डायरेक्शन भी होती है। हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू तो होगी, बट वो किस डायरेक्शन में है वो भी हमें बताया जाएगा। उन क्वांटिटीज को बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन आपको दी जा रही है तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जरूर दिया गया होगा। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क। ये सभी एग्जाम्पल है आपके वेक्टर क्वांटिटी के। यहाँ पे वही फिजिकल क्वांटिटी की बात की गई है कि मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट है। क्योंकि अगर हम बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी जो है इट इज अ काइंड ऑफ यस वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन की बात करें वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। एंड एंगुलर वेलोसिटी भी क्योंकि वेलोसिटी एक तरीके की, दैट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। बट इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। इट रिप्रेजेंट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। सो ये पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको दर्शाता है, ना कि डिस्प्लेसमेंट की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, बट इट इज अ काइंड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि जब चार्ज मूव करता है तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन का भी आइडिया हमें देता है, तो इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट वेक्टर। इसमें से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर नहीं है? तो जैसे अभी अभी मैंने आपको स्केलर और वेक्टर दो क्वांटिटीज बताई हैं। आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर नहीं है। वर्क इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर प्रोडक्ट है। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू व्हाट? फोर्स इंटू वर्क इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, इट इज स्केलर। फोर्स इंटू डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वर्क हैड नो डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में वर्क हुआ है उसकी बात नहीं हो रही है। सो इसको आप ध्यान से समझेंगे क्योंकि हमसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना होता है। तो ऑप्शन ऑप्शन में जो चीजें दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। डिस्प्लेसमेंट, यस इट इज वेक्टर। एंड अगर हम बात करें मोमेंटम की, इट इज वेक्टर। एंड इफ वी टॉक अबाउट इम्पल्स, इट इज ऑल्सो वेक्टर। एंड बचा क्या हमारे पास? वर्क। वर्क इज नॉट वेक्टर, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में भी मैंने आपको वर्क का एग्जांपल दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली अ स्केलर बट कॉन्सेप्चुअली बिहेव्स एज अ वेक्टर इन स्पेस। अगर हम बात करें डायमेंशनल लेवल पे, तो स्केलर की तरह बिहेव करती है ये फिजिकल क्वांटिटी, बट कॉन्सेप्चुअली जो है वो वेक्टर की तरह बिहेव करती है। तो कौन सी ये फिजिकल क्वांटिटी है? दैट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जो है, टेम्परेचर जो है, ये डायमेंशनली स्केलर की तरह बिहेव कर रहा है, बट कॉन्सेप्चुअली इट बिहेव एज अ वेक्टर। एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इंडिकेटिंग डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट इंक्रीज। मतलब कि अगर ग्रेटेस्ट इंक्रीज हो रहा है तो एक तरीके से डायरेक्शन को भी इंडिकेट करता है। तो कॉन्सेप्चुअली ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, बट डायमेंशनली ये स्केलर को इंडिकेट करता है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट की यहाँ पे बात हो रही है। द एसआई बेस्ड यूनिट कैंडिला इज यूज टू मेजर। अब इसमें एसआई बेस्ड यूनिट कैंडिला दैट इज यूज टू मेजर व्हाट?
सो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है एसआई यूनिट की। अब हम बात कर रहे हैं एसआई यूनिट की। स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, मतलब कि जब हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं, सो उसकी एक यूनिट होती है। सो उस यूनिट में ही हम इंटरनेशनली या स्टैंडर्ड हम उसको मान के हर जगह हम एक स्टैंडर्ड मान के रखते हैं, और उसी में उसको मेजर किया जाता है। तो स्टैंडर्ड यूनिट की बात हो रही है यहाँ पे। सो हम बात कर रहे हैं कि जो कैंडिला है, दैट इज़ यूज्ड टू मेजर, तो वो किसकी एसआई यूनिट है या वो किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होती है। देखिए, एसआई यूनिट जब हम फिजिक्स की बात करें तो एसआई यूनिट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है, और सभी की एसआई यूनिट आपको थोरोली पता होनी चाहिए, क्योंकि किसी की भी एसआई यूनिट आपसे पूछी जा सकती है, और कभी-कभी आपको पूछा जाएगा कि ये किस में मेजर होता है या इसको हम किस में मेजर करते हैं, समथिंग लाइक दिस। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। बात हो रही है एसआई यूनिट। एसआई बेस यूनिट कैंडिला इज यूज टू मेजर व्हाट। इसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम कैंडिला का यूज करते हैं। तो कैंडिला इज बेसिकली एसआई यूनिट ऑफ क्वांटिटी दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडिला एसआई यूनिट है, एंड इसकी नोटेशन जो है दैट इज सी स्मॉल डी सी डी। ठीक है। बाकी सबकी भी हम देख लेते हैं एक बार एसआई यूनिट। जैसे कि लेंथ की आप सभी को पता है मीटर है, टाइम की आप सभी को पता है सेकंड है। हम यहाँ पे एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे टाइम को हम मिनट में भी करते हैं मेजर, आवर में भी करते हैं मेजर, बट जब हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो दैट इज सेकंड। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर की क्या होती है, सेल्सियस नहीं होती है। एसआई यूनिट जो है टेम्परेचर की वो केल्विन है, ध्यान रखेंगे, केल्विन। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्या है, जो कि आपको अभी अभी बताइए, कैंटिला। प्रेशर की क्या है, प्रेशर की है पास्कल। मास की किलोग्राम। इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है, एम्पियर होती है। और जब हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, मतलब कोई सब्सटेंस है उसको हम किस में मेजर करते हैं, तो उसको हम मोल में मेजर करते हैं। आपने केमिस्ट्री में ये टर्म बहुत पढ़ी होगी, इतने मोल ऑफ दिस, है ना, इतने मोल ऑफ हाइड्रोजन, इतने मोल ऑफ ऑक्सीजन। सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मेजर करते हैं मोल में। और फोर्स की क्या होती है, तो जानी मानी है, दैट इज न्यूटन। एनर्जी की क्या होती है, एनर्जी की होती है जूल। सभी की ऐसा यूनिट आपको पता होनी चाहिए। पावर की क्या होती है, पावर की होती है वाट। वोल्टेज की क्या होती है, वोल्ट। एंड मैग्नेटिक फील्ड की, ये भी मैंने यूजीसी नेट में देखा था, आई थिंक इसको यूजीसी नेट में पूछी गई थी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की क्या होती है, टेस्ला। एंड इफ यू टॉक अबाउट इल्यूमिनेंस, इल्यूमिनेंस की क्या होती है, लक्स। इल्यूमिनेंस इज बेसिकली कोई चीज कितना इल्यूमिनेट कर रही है, चमक रही है। इल्यूमिनेंस यहाँ पे दी भी गई है, इल्यूमिनेंस की क्या हो रही है, लक्स। ठीक है। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं कि लक्स सोप जो होती है ना, तो जब हम लक्स सोप लगाते हैं तो एड में ऐसे दिखाते हैं ना कि स्किन जो है वो चमकने लगी। तो यानी कि लक्स को, सॉरी, इल्यूमिनेंस को हम मेजर करते हैं लक्स में। ऐसा यूनिट इज लक्स। ठीक है। कैपेसिटेंस की क्या होती है, फेराड, दैट इज फेराड। एंड इलेक्ट्रिक चार्ज की कुलाम्ब। इफ वी टॉक अबाउट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की क्या होती है, ये तो बहुत जानी मानी है, फिजिक्स वाले बच्चों को ये पता होगा, जिनके पास 11th क्लास में फिजिक्स थी। ओम। एंड ओम रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट है। अगर हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट है वेबर, दैट इज वेबर। मैं जो बता रही हूँ आप उसको नोट भी कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि जब भी मैं क्वेश्चंस बताती हूँ, क्विज़ कराती हूँ स्पेशली, क्योंकि क्विज़ में मैं आपको अदर चीज़ें भी बता के चलती हूँ, तो आप कॉपी पेन ज़रूर अपने साथ लेके रखिए। बाकी वीडियो तो है ही हमेशा यूट्यूब पे। फ्रीक्वेंसी की होती है हर्ट्ज, ये इसका सिंबल है। हर्ट्ज होती है। ल्यूमिनस फ्लक्स की अगर हम बात करें, उसकी होती है ल्यूमेन। एंड इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो कि आपको नीचे दी गई है, ये भी पहले आ चुकी है, रेडियो एक्टिविटी की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, ये एक्टिविटी ऑफ ए सोर्स, मतलब कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है या रेडियो एक्टिव आपका कोई भी कंपाउंड एलिमेंट, रेडियो एक्टिविटी जो होती है, तो जब रेडियो एक्टिविटी हो रही है तो उसको हम उस किस में मेजर करते हैं, एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सोर्स, मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट या कोई भी सोर्स जो कि रेडियो एक्टिव है, तो उससे जो भी रेडियो एक्टिविटी निकल रही है उसको हम मेजर करते हैं बेक्वेरल में। ये मैंने पहले भी कहीं पे पढ़ा था, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि यूनिक भी है, जनरल भी नहीं है, ऐसा नहीं है आपसे लेंथ की पूछ रहे हैं, है ना? सो रेडियो एक्टिविटी की पूछ रहे हैं तो रेडियो एक्टिविटी की होती है बेक्वेरल। सो एक बेक्वेरल होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। 1 बेक्वेरल इज इक्वल्स टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। एंड अगर हम बात करें तो पहले क्यूरी इज एन ओल्डर नोन एसआई यूनिट, तो इनिशियली क्यूरी थी बट अभी क्या है, बेक्वेरल। नेक्स्ट वी हैव ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एसआई यूनिट जो है दैट इज न्यूटन पर मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो नेक्स्ट वी हैव, वी कैन से दिस सिंबल ऑफ 10 टू द पावर, सिंबल ऑफ 10 टू द पावर, यानी कि 10 टू द पावर अगर हम देखें तो ये कितने मीटर के इक्वल होता है, समथिंग लाइक दिस। सो ये भी जनरली कभी पूछ लिए जाते हैं बट इम्पोर्टेंट है। सो नैनोमीटर का मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। सो अगर हम बात करें नैनोमीटर की, तो एक नैनोमीटर जो है 1 nm इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर, ये बात पूछी गई है। सो अगर हम नैनोमीटर की बात करें, सो 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -9 मीटर, यानी कि नैनोमीटर बहुत छोटा होता है मीटर से, 10 टू द पावर -9 मीटर। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर एटॉमिक एंड मोलिकुलर स्केल। बहुत छोटा होता है तो एटॉमिक मोलिकुलर स्केल के लिए ये यूज होता है। सो बाकी अगर हम देखें, बाकी को भी एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हैं सेंटी की, तो दैट इज 10 टू द पावर -2। अगर हम बात करें मिलीमीटर की, सो दैट इज 10 टू द पावर -3। अगर हम बात करें नैनो की, तो नैनो आपको पता है 10 टू द पावर -9। अगर हम पिकोमीटर की बात करें, जो कि नैनो से भी छोटा होता है, तो दैट इज 10 टू द पावर -12। एंड इफ वी टॉक अबाउट फेमटो, फेमटो जो है 10 टू द पावर -15, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। एटो की अगर हम बात करें तो दैट इज 10 टू द पावर -18। जेप्टो की अगर हम बात करें तो जेप्टो इज 10 टू द पावर -21। योक्टो की बात करें तो 10 टू द पावर -24। सो दीज आर 10 टू द पावर यूनिट्स। वैल्यू ऑफ फेमटो, फेमटो की क्या थी मैंने अभी अभी आपको बताया, 10 टू द पावर -15 मीटर इज व्हाट, 1 फेमटोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -15 मीटर। और ये किसके लिए यूज होता है, न्यूक्लियर डायमेंशंस के लिए। न्यूक्लियर डायमेंशंस के लिए यूज होता है, उसको मेजर करने के लिए। ये बहुत छोटा है, मतलब नैनो से फिर पिकोमीटर आएगा, देन फेमटोमीटर आएगा। सो ये बहुत मतलब यू कैन इमेजिन कि किस लेवल पे ये माइक्रोस्कोपिक लेवल का है। मतलब फेमटोमीटर इज लाइक, माइक्रो भी नहीं बोल सकते, माइक्रो तो बड़ा हो जाएगा बहुत। वेरी न्यूक्लियर डायमेंशन को यूज करने के लिए, न्यूक्लियर डायमेंशन को मेजर करने के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं हम स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, इन सब चीज़ों के बाद डिस्कस कर लेते हैं। अ बॉडी सैड टू बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर व्हेन। अगर कोई बॉडी है, कोई बॉडी जो है वो रेस्ट की स्टेट में कब कही जाएगी? ऑब्जर्वर के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो कोई भी बॉडी रेस्ट की स्टेट में कब कही जाएगी? सो वी हैव करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी, देखिए मैं आपको यहाँ पे आपको ऑप्शंस मेंशन है, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर भी मेंशन है, तो मेरा फोकस जो है वो आपको ऑप्शंस बताने पे या करेक्ट आंसर बताने पे नहीं है। मेरा फोकस है आपको सही चीज बताने पे और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पे। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप एक बार ऑप्शंस खुद से पढ़ लेना सारे के सारे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से ऑप्शंस भी वो ट्रिकी दे सकते हैं, ठीक है, क्लोज ऑप्शंस दे सकते हैं। सो मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी बस, ताकि टाइम सेव हो और मैं आपको उस टाइम में कॉन्सेप्ट को समझा सकूं। सो करेक्ट आंसर इज सी, इट हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू दैट ऑब्जर्वर। सो क्या बात बोली गई है यहाँ पे, जब हम स्टेट ऑफ रेस्ट की बात करते हैं ना, so when anything, yeah, when the position of an object or any body does not change with time, टाइम के साथ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी बॉडी है उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है ना। टाइम मतलब टाइम यू कैन से कि लाइक 12 बजे, 6 बजे, देन उसके बाद फिर से रात के 12, 6। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि टाइम चेंज हो रहा है बट वो बॉडी वहीं पे ही है, स्थिर है, स्टिल है, ठीक है। सो जीरो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब वो बॉडी तो कहीं नहीं गई क्योंकि वो मूव ही नहीं की, वो बॉडी वहीं पे है। या मान लीजिए कोई ट्री की हम बात करते हैं, ये ट्री है, 12, 1, 2, 3,
12 बजे 1, 2, 3, 4 टाइम हो रहा है, टाइम बढ़ता चला गया, बट ये जो बॉडी है ये वहीं पे ही है, ठीक है? तो ये स्टिल है बॉडी। तो मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? 0। ये डिस्प्लेस ही नहीं हुई, डिस्टेंस इसने कोई कवर नहीं की। तो इसकी जो पोजीशन है, इस बॉडी की जो पोजीशन है, इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो बदली नहीं है टाइम के साथ, ठीक है? अपने सराउंडिंग के साथ, अपने टाइम के साथ ये बदली नहीं है। तो तब हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो किस में है? रेस्ट में है। मतलब कि टाइम के कॉन्टेक्स्ट में, ऑब्जर्वर के कॉन्टेक्स्ट में ये जो पोजीशन है बदली नहीं है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ नहीं हुई, डिस्टेंस कुछ हुई नहीं है, d इज इक्वल्स टू 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो हम बोलेंगे कि ये जो बॉडी है वो रेस्ट में है। जैसे कि अगर हम बात करें ट्री की, या अगर हम बात करें पुल यानी ब्रिज की, तो ब्रिज जो है टाइम के साथ साथ वहीं पे रहता है, कहीं नहीं जाता। सो उसका भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। सो कोई भी चीज़ जब एक ही जगह पे स्थिर है, वहीं पे है, तो दैट इज सेड टू बी इन रेस्ट। सो रेस्ट का मतलब होता है देयर इज नो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्व करके मतलब जो उसको देख रहा है उसके रिस्पेक्ट में वो बॉडी वहीं पे है, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, सो दैट इज सेड टू बी इन रेस्ट। और अगर हम उसको कॉन्सेप्चुअल या एक तरीके से मैथमेटिकल वे में देखें तो हम बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हुआ है, कोई डिस्टेंस उसने कवर नहीं की है, सो दैट इज सेड टू बी इन रेस्ट। Next question we have. Next question is we have something related to projectile motion. So projectile motion सबसे पहले हम देख लेते हैं. Question number 10 we have for a given. Okay. Um, for a given initial speed u. सो इनिशियल जब हम चीज़ों को डिनोट करते हैं तो हम यू से करते हैं, और फाइनल जब हम वेलोसिटी के चीज़ों को डिनोट करते हैं तो हम वी से करते हैं. यू ऑल नो दैट थिंग, ठीक है? For a given initial speed that is u, the range of a projectile is maximum when the angle of projection is. मतलब बात बोली यहाँ पे बात बोली गई है कि प्रोजेक्टाइल जो मोशन है वो मैक्सिमम किस एंगल पे होता है। तो उससे पहले सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन बता देती हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है कर्व्ड पाथ दैट इज फॉलोड, समथिंग फॉलोज व्हेन यू थ्रो इट ऑनटू एयर। मतलब कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं एयर पे, सो जो कर्व्ड पाथ ये फॉलो कर रहा है, ठीक है? सो व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन टू सम हाइट, मतलब जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को, किसी भी चीज को जब आप किसी जगह से एक हाइट पे थ्रो करते हो, सरफेस से जब आप उसको एक हाइट पे थ्रो करते हो, सो कैसे थ्रो करते हो? पैरेलल टू द सरफेस। मतलब कि ये सरफेस है, इसके पैरेलली आपने इसको ऊपर की साइड थ्रो किया, यहाँ थ्रो कर रहे हो आप इसे, ठीक है? तो ऐसे ही इस मोशन में जाएगी तो ये ग्राउंड के पैरेलल है। सो सरफेस के पैरेलल जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे थ्रो करते हो, सो होता क्या है कि वो एक कर्व्ड पाथ फॉलो करता है, ठीक है? जब आप उसे थ्रो कर रहे हो, एंड क्योंकि ग्रेविटी है नीचे, नीचे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो जब वो बॉडी नीचे की तरफ खींचेगी तो उसका एक कर्व्ड पाथ बनेगा। मतलब आपने इसे फेंका ऊपर है, इसको जाना ऐसे चाहिए ऊपर की तरफ, बट हो क्या रहा है कि ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच रही है। तो ग्रेविटी जब इसको अपनी तरफ खींचेगी तो ये नीचे की तरफ आएगी और इसका एक कर्व्ड पाथ बनेगा, ठीक है? सो इट फॉलो कर्व्ड पाथ व्हेन यू थ्रो समथिंग इनटू द एयर एंड इट कम बैक डाउन। ये नीचे आ जाएगी। क्यों आएगी नीचे? क्योंकि ग्रेविटी है नीचे, ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है, और ग्रेविटी किस तरफ लगती है? नीचे की तरफ लगती है। तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इट मूव्स डाउन, ये नीचे की तरफ आती है, तो एक कर्व्ड पाथ फॉलो करती है ये बॉडी। सो बॉडी जो है वो एक कर्व पाथ फॉलो करती है। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप किसी बॉल को फेंकते हैं ऊपर तो वो नीचे आती है, मतलब एक जगह से जब आप दूसरी जगह फेंक रहे हैं तो एक कर्व पाथ फॉलो करके वो नीचे आ रही है। जब आप फुटबॉल को किक करते हैं तो वो भी थोड़ा ऊपर जाती है हाइट पे जाके ग्रेविटी उस पर लगती है और वो नीचे आ जाती है, तो वो एक कर्व पाथ फॉलो कर रही है। जब आप एरो को शूट करते हैं तब भी ऐसा होता है, ठीक है? सो दैट फ्लाइंग मोशन
जब एयर के थ्रू वो जो फ्लाइंग मोशन होता है ना, मतलब कि वो एयर में जाती है बट वापस जब वो लैंड पे आती है तो वो बीच में जो कर्व्ड पाथ फॉलो कर रही है, तो दैट मोशन थ्रू द एयर बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड, दैट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। उसी मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। सो बेसिकली एक कर्व्ड पाथ जो फॉलो हो रहा है एयर में जब वो जा रही है, लैंड पे आने से पहले जो पाथ फॉलो हो रहा है, सो दैट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके। सो अब बात यहाँ पे ये बोली गई है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है कर्व्ड पाथ होता है और ये एक आर्क की तरह दिखता है। आर्क कैसी होती है? समथिंग लाइक दिस ना, आर्क। सो एक आर्क की तरह दिखता है और इस शेप को आप पैराबोला बोलते हैं। दिस शेप इज समथिंग नोन एज पैराबोला। ओके। सो एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि शेप कौन सी होती है? पैराबोला होती है। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो रेंज होती है प्रोजेक्टाइल मोशन की, मैक्सिमम किस एंगल पे होगी? अब आप इसको ध्यान से देखिए। मैं इसको कलर चेंज कर देती हूँ। सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि यहाँ पे 3 एरोज हैं, मतलब कि आपने बॉडी को थ्रो किया ऊपर और बॉडी यहाँ से यहाँ गिर गई। आपने फिर से थ्रो किया, यहाँ से यहाँ गिरी, और आपने थ्रो किया, ये यहाँ गिरी। तो मतलब सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस जो है, ये ब्लू एरो है, ये ब्लू वाला एरो जो है, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। सो ये मैक्सिमम डिस्टेंस का जो एंगल है वो कितना है? दैट इज 45 डिग्री। सो मतलब ये बात बोली गई है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो, प्रोजेक्टाइल मोशन वो शो कर रहा है, पैराबोला वो बना रहा है, तो मैक्सिमम जो एंगल होता है पैराबोला का वो बनता है 45 डिग्री पे। सो यानी कि 45 डिग्री सबसे दूर वाला डिस्टेंस होती है जिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आके गिरता है। तो जहाँ से आपने उसे फेंका है और जहाँ पे वो गिरा है, उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री बनेगा। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है मैक्सिमम बना है, तो एंगल 45 डिग्री होगा, या अगर एंगल 45 डिग्री है तो प्रोजेक्टाइल मोशन मैक्सिमम होगा। सो ये बात बोली गई है। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर 45 डिग्री है तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। सो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम की बात हो रही है और मैक्सिमम आपसे पूछा जा सकता है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो, जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में इतना सारी चीज़ें डिस्कस करना और इसको लेंदी बना देना, आई डोंट थिंक सो कि ये आप इंटरेस्टिंग इसको फाइंड आउट करेंगे। सो मुझे लगता है कि 10 क्वेश्चन इज इनफ फॉर नाउ, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे की चीज़ें डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करिए मुझे, एंड इसी तरीके से हम जनरल साइंस को कवर करने के बाद बाकी के टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। बाय बाय।